नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। रसायन विज्ञान से संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे थे। इसी सीरीज में आज हमने रसायन विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाया है, जो है आपका खाद्य संरक्षण, पोषण, औषधि एवं अपमार्जक। इनसे आदि जो है इनसे संबंधित प्रश्न आज हम देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, लेट नहीं करेंगे। सभी लोग जुड़ जाइए, जितने लोग जुड़े हैं एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए सेशन को, और सभी को उत्तर देना है। जो भी आंसर आपका रहेगा ऑप्शन दीजिएगा, नंबर लिखिएगा क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर के साथ उसमें आंसर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा आज का प्रश्न, पहला प्रश्न है हमारा, निम्न पदार्थों में से कौन पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है? साइट्रिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट या सोडियम क्लोराइड। अपना आंसर आप कमेंट में दीजिए कि सही आंसर इसका क्या हो सकता है। खाद्य परिरक्षण में अर्थात है आपका खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनको उनकी रक्षा करने के लिए कौन सा एसिड प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से देख लेते हैं, कमेंट करते जाइए सभी। इसका सही आंसर है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का जो प्रयोग है वो खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में किया जाता है। सोडियम बेंजोएट का रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक सूत्र देख लेते हैं। रासायनिक सूत्र होता है NaC7H5O2, ठीक है। और इसका व्यापक रूप से खाद्य परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है। इसे किसी एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो नाम कौन सा है, बेंजोइक अम्ल, या ये जो होता है आपका बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, सोडियम बेंजोएट। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रश्न करेंगे। ये टॉपिक जो है आपका खाने पीने की वस्तुएं, उनके परिरक्षण और ये खाद्य पदार्थ किस प्रकार से जो आपका डेली रूटीन में यूज होता है उससे संबंधित होता है, ठीक है। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या सोडियम बेंजोएट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी हमने पढ़ा कि सोडियम बेंजोएट का प्रयोग जो है वो आपका फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। देखिए हमने पढ़ा कि सोडियम बेंजोएट जो है खाने पीने के वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पूछ दिया गया है कि फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए, हो सकता है कुछ और एसिड हो सकता था, लेकिन प्रायः जो है सोडियम बेंजोएट का प्रयोग जो है खाने पीने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, NaC7H5O2 होता है, और यह क्या होता है, बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नांकित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी एसिटिलीन, ऑप्शन सी बेंजोइक अम्ल या ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। चलिए जल्दी से आंसर इसका कमेंट करके दे दीजिए, क्या होगा सही आंसर। अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए जो है बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। उसी और दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है आपका, बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल क्या होता है, जो सोडियम का लवण होता है, ऊपर हमने देख लिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल, या बेंजोइक अम्ल बोले, सोडियम बेंजोएट बोले, या फिर सोडियम लवण बोले, ठीक है। बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण बोले, वो सभी जो है खाद्य परिरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। बेंजोइक अम्ल क्या होता है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। यह क्या होता है, हल्के रंगीन चमकदार क्रिस्टलीय चूर्ण के रूप में प्राप्त होता है, और इसका सूत्र जो होता है C6H5COOH। देखिए कार्बोक्सिलिक COOH जो है आपका कार्बोक्सिलिक समूह है, इसके अलावा जो है OH जो है कार्बोक्सिलिक समूह है ना। कार्बनिक रसायन हम पढ़ रहे हैं, तो कार्बनिक रसायन में ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है, और इसको अच्छे से याद रख लीजिए। जैसे ही COOH दिखता है आपको कहीं पर भी क्या दिखता है आपको, कार्बन और हाइड्रोजन, तो वो क्या होता है, हाइड्रोकार्बन का पार्ट होता है, क्योंकि हम उसी चैप्टर पे विचार कर रहे हैं, उसी का प्रश्न देख रहे हैं। तो इसलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है आपका ये COOH या OH होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सोडियम बेंजोएट का जो है खाद्य परिरक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसका, बेंजोइक अम्ल का। इसका फॉर्मूला याद रख लीजिए, C6H5COOH। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समय लग रहा होगा आंसर देने के लिए, कम लग रहा है, तो ऐसा नहीं है, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर देते जाइए। जितना जो है आप ज़्यादा आंसर करेंगे आपको पता चलेगा आप सही बना रहे हैं कि नहीं, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 है, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, जीवाणुओं को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके, एंजाइम क्रिया नष्ट करके, और डी है आपका खाद्य पदार्थों को बर्फ की परत से ढक कर। अब आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए, क्या होगा। सभी कमेंट करते जाइएगा, आंसर जो है आपका आना चाहिए सभी का। चलिए क्या होगा देखते हैं, समय नष्ट नहीं करेंगे, जल्दी से पढ़िए प्रश्न और उत्तर देते जाइए। पूछा गया है कि आपका प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में, प्रशीतन का अर्थात क्या होता है, प्रशीतन ठंडा करने के लिए, लेकिन देखिए यहाँ पर खाद्य परिरक्षण में मदद क्या करता है कि वो जो होता है उसमें पूछा गया है कि इस क्रिया में मदद कैसे होती है, तो जीवाणुओं को मारकर होती है, बिल्कुल नहीं होता है। इसमें जैविक रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके जो है उसका परिरक्षण किया जाता है। ठीक है, जो भी परिरक्षण आपका खाद्य पदार्थों का किया जाता है वो जैविक रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर दिया जाता है। थोड़ा देख लेते हैं डिटेल, ये जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूं इसको अच्छे से नोट करिएगा। प्रशीतन का कार्य खाद्य पदार्थों को जीवाणु मुक्त करना नहीं है। ठीक है, अत्यधिक ठंड की स्थिति में भी जीवाणु, यीस्ट आदि की वृद्धि अथवा एंजाइम की क्रिया रोकी नहीं जा सकती है। यद्यपि अत्यधिक प्रशीतन की स्थिति सूक्ष्म जीवों की वृद्धि की गति को क्या कर देती है, सीमित कर देती है, और जो है उसमें परिरक्षण में उसमें सहायता हो जाती है। तो याद रखिएगा, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके उसका परिरक्षण किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक है जिसको घरेलू प्रशीतकों में प्रयुक्त किया जाता है। नियान, ऑक्सिन, फ्रेयॉन या उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिए, इसका क्या होगा। प्रश्न समझ नहीं आ रहा होगा तो बिल्कुल कमेंट करके बोल सकते हैं कि सर ये प्रश्न समझ नहीं आया। वैसे ये जो है आपका आज का जो चैप्टर है, जो टॉपिक हमने निकाला है वो बहुत ही सिंपल है। खाद्य पदार्थों का परिरक्षण और फलों पकने के लिए कौन सा एसिड यूज किया जाता है, और जो प्रमुख जो एसिड है जो खाद्य पदार्थों में प्रयोग किए जाते हैं उसी से संबंधित है। तो बिल्कुल सरल होगा ये आपके लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या होगा, देखिए सामान्य प्रशीतक कौन सा है इसमें से, फ्रेयान जो है याद रखिएगा, जो कि घरेलू प्रशीतकों में प्रयुक्त किया जाता है, फ्रेयान। चलिए देख लेते हैं, फ्रेयान जो है घरेलू प्रशीतकों में प्रयुक्त सामान्य प्रशीतक होता है। ठीक है, चलिए जल्दी से बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग सभी जो है प्रश्न लगाइए और इसको देखिए कि क्या आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं ना। अगर नहीं पढ़ रहे होंगे तो अच्छे से पढ़ लीजिए भाई, छोड़ना नहीं है, एग्जाम में आपको सारे प्रश्न बनने चाहिए। प्रश्न क्रमांक 6 है, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है। लकड़ी का चारकोल, चीनी का चारकोल, एनिमल चारकोल या नारियल का चारकोल। जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट करके, इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए याद रखिएगा कौन सा चारकोल प्रयोग किया जाता है, जो एनिमल का चारकोल जो होता है वो प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देख लीजिए आप सही आंसर दिए हैं कि नहीं, बिल्कुल एनिमल चारकोल अर्थात क्या है, जंतु चारकोल का उपयोग जो है कार्बनिक पदार्थों के विरंजन अर्थात जो है रंग विहीन करने में किया जाता है। ठीक है, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने में भी यह क्या होता है, प्रयुक्त किया जाता है, याद रखिएगा। एनिमल चारकोल, लकड़ी का चारकोल अर्थात वही कोयला। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 7 है हमारा, शहद का प्रमुख घटक क्या है। ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रक्टोज। चलिए आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट करके, इसका शहद का प्रमुख घटक पूछा गया है। क्या हो जाएगा सही आंसर, शहद का याद रखिएगा प्रमुख घटक जो होता है, शहद मीठा होता है लेकिन उसका प्रमुख घटक जो होता है सुक्रोज नहीं होता है, याद रखिएगा। फ्रक्टोज जो है फल शर्करा जिसे कहते हैं, ये शहद का प्रमुख घटक होता है। क्यों, क्योंकि शहद जो होता है वो फ्रक्टोज जो है नामक ग्लूकोज
नहीं, फ्रक्टोज याद रखिएगा। फ्रक्टोज जो होता है उसमें शहद में सबसे ज्यादा होता है। ग्लूकोज भी होता है, सुक्रोज भी होता है, माल्टोज भी होता है और जल भी होता है। कितना कितना प्रतिशत होता है ये लिखा हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका है, फ्रक्टोज का है। याद रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि क्रमानुसार शहद में कौन कौन सा फैक्टर पाया जाता है, कौन कौन सा घटक होता है प्रमुख घटक, तो ये आपको सही क्रम होगा। जल यहाँ पर तीसरे नंबर पे आ जाएगा अगर प्रतिशत के आधार पर जमाने को दे दिया जाए तो। लेकिन पूछ लिया जाए कौन कौन सा घटक है, तो ये चारों पांचों घटक होते हैं, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एस्पिरिन कहां से मिलती है? पेट्रोलियम से, पृथ्वी से, एक पेड़ से, या एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से? जल्दी से आंसर दे दीजिए इसका कमेंट करके। एस्पिरिन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि एस्पिरिन क्या होता है और वो जो है कहां पर मिलती है, ये बताना है आपको। प्रश्न बनते हैं कि नहीं बनते हैं ये तो जरूर कमेंट किया कीजिए कि सर हमसे प्रश्न बन रहे हैं, ये प्रश्न नहीं बन रहे हैं। अगर नहीं बन रहे हैं तो और अच्छे से उसको बताया जाएगा, अगर बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप एग्जाम क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, एग्जाम निकालना ही हमारा मेन उद्देश्य है, सभी का सिलेक्शन मेन उद्देश्य है कि ये जो पढ़ाया जा रहा है इससे अच्छे से कर लीजिए इसको, ताकि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए। क्या होगा, एस्पिरिन याद रखिएगा कहां पर मिलता है? ऑप्शन नंबर सी, एक पेड़ से प्राप्त होता है एस्पिरिन। ठीक है, हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था कि एस्पिरिन क्या होता है और एस्पिरिन जो होता है कहां से प्राप्त हुआ था, मैंने बताया था, याद आ रहा होगा तो। एस्पिरिन जो है, एस्पिरिन पेड़ के लैक्टस से प्राप्त होता है, जो क्या है, एंटीपायरेटिक के रूप में ज्वर होने पर दी जाती है। कौन सा दिया जाता है? एस्पिरिन की टैबलेट दी जाती है ना। यह वेदना निवारक का भी कार्य करती है और एस्पिरिन को एसिटिल सैलिसिलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। उसका दूसरा नाम अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, एसिटिलिक सैलिसिलिक एसिड, एस्पिरिन। चलिए क्या हो जाएगा इसका? 9 है आपका, एस्पिरिन है प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक, शमक या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया आपको एस्पिरिन क्या होता है। फास्ट नहीं होता है, पहले ही बता दे रहा हूं, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर किया कीजिए। ठीक है, आंसर करना बहुत जरूरी है सभी को। एस्पिरिन के बारे में मैंने बता दिया था, ये क्या है, एंटीपायरेटिक है और क्या होता है, ज्वर होने पर दी जाती है और ये पेड़ों के लैक्टस से प्राप्त होती है। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन कीजिए, पॉइंट जो बता रहा हूं वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से नोट करते जाइए। प्रश्न क्रमांक 10 है, निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? सोडियम ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड, एथिल अल्कोहल या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड? जल्दी से अपना आंसर जो है कमेंट कीजिए। 3 सेकंड से ज्यादा, 5 सेकंड मैक्सिमम 5 सेकंड लिया कीजिए, 5 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लेना है आपको। क्यों? क्योंकि आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़िए अच्छे से, फिर सॉल्व कीजिए। बार बार बोल रहे हैं, ये सब टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी प्रश्न छूट गया, 1 नंबर 2 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है, 1 नंबर के आधे नंबर से भी पॉइंट में सिलेक्शन होता है। ठीक है, रैंक बदल जाता है तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, इसलिए अच्छे से इसको कर लीजिए। और यही मौका है, इस बार सिलेक्शन लेना ही है, ये सोच के ही पढ़िए और इसी ये ठान के पढ़िए कि मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है, ये एग्जाम बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर? यौगिकों में कौन सा शांतिकारक औषधि है इसमें? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, सोडियम ब्रोमाइड जो है, पोटेशियम ब्रोमाइड जो है आपका शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। याद रखिएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड जो है शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग होता है और इसका प्रयोग व्यापक रूप से कहां पर? मिर्गी रोग के उपचार में भी किया जाता है। पोटेशियम ब्रोमाइड का, मिर्गी जानते हैं सभी, मिर्गी वही जो झटका आता है फिर उसे जूता सुंघाया जाता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए पोटेशियम ब्रोमाइड का यूज किया जाता है जो कि औषधि के रूप में दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 11 है, निम्नांकित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है?
कार्बन डाइऑक्साइड, शुद्ध नाइट्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, या ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम का मिश्रण। जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर दीजिए, क्या होगा सही आंसर। प्रश्न बनने चाहिए सभी से, नहीं बन रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए, वन लाइनर फैक्ट नोट कीजिए जो मैं करा रहा हूं, उसको दोबारा तिबारा जितनी बार हो सके पढ़िए, आपको एक एक पॉइंट याद होना चाहिए एग्जाम में। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट अर्थात हीमोग्लोबिन के साथ जो है दोबारा उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, एक अत्यंत ही जहरीली एवं प्राणघातक गैस है और ऊंची सांद्रता में यह मनुष्य और जानवरों के लिए विषाक्त होती है। रक्त के हीमोग्लोबिन पर इस गैस की क्रिया से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, जिससे रक्त गाढ़ा हो जाता है और रक्त प्रवाह क्या हो जाती है, रुक जाती है, परिणाम स्वरूप व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत ही खतरनाक है, कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, पॉइंट नोट कर लीजिए अच्छे से। इसमें ऐसा पूछ सकता है कि हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके जो है कार्बन मोनोऑक्साइड क्या बनाती है, तो क्या बनाती है, कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 है, दूध उदाहरण है एक विलयन का, फेन का, इमल्सन या पायस का, या डी आपका वायु विलय का। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए, क्या होगा सही आंसर कमेंट कीजिए। देखिए ऐसे प्रश्न लगते सरल है, लेकिन जब आप बनाने बैठेंगे तो आपको कठिन लगने लगेंगे, इसीलिए अच्छे से पढ़िए भाई, है ना। प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, ऐसे प्रश्न आ जाएंगे तो आप घूमते रह जाएंगे क्या है ऑप्शन करके, और एक भी प्रश्न गलत होता है फिर उसमें आपको नुकसान झेलना पड़ता है। क्या हो जाएगा सही आंसर, दूध जो है याद रखिएगा पायस का उदाहरण है। ठीक है, नोट कर लीजिए, दूध जो है पायस, ऑप्शन नंबर सी इमल्सन जिसे कहते हैं, दूध एक पायस या इमल्सन का उदाहरण है। इससे विटामिन सी के अलावा सभी पोषक तत्व जो हैं प्राप्त होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जल्दी से। क्या अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 13 है, इनमें से कौन कोलाइड नहीं है, दूध, खून, आइसक्रीम या शहद। आंसर दे दीजिए कमेंट करके जल्दी से। और क्या है, आपको पता होना चाहिए कि कोलाइड क्या है, तभी आप बता पाएंगे कि इसमें से कौन सा कोलाइड नहीं है। क्या होगा सही आंसर इसका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी शहद जो है आप याद रखिएगा कोलाइड नहीं है। बिल्कुल सही, कमेंट जल्दी किया कीजिए। कोलाइड एक विषमांगी विलयन होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये विलयन टिंडल प्रभाव अर्थात कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन तथा ब्राउनियन गति दर्शाते हैं। ठीक है, ब्राउनियन गति मैंने बताया था कि कैसे दर्शाते हैं, और शहद जो है टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, अतः ये क्या है, कोलाइड नहीं है। बाकी जो ऑप्शन में दिया गया था वो सभी क्या है, आपका टिंडल प्रभाव जो है दिखाते हैं। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 14 है, दूध को निम्न विधि से एक रूप होमोनिजाइन किया जाता है। ऑप्शन ए, इसमें थोड़ा सोडियम कार्बोनेट मिला दिया जाता है। ऑप्शन बी, इसकी वसा हटा दी जाती है। ऑप्शन सी, इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदल दिया जाता है। या ऑप्शन डी, इसको केवल उबाला जाता है। जल्दी से अपना आंसर जो है कमेंट करके दीजिए। क्या हो जाएगा सही आंसर, देखिए दूध को निम्न विधि से एक रूप होमोजेनिक किया जाता है, और वो विधि कौन सी है, इसके वसा कणों को क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूज की सहायता से जो है सूक्ष्म आकार में बदल दिया जाता है और उसे एक रूपता में बदल दिया जाता है। दूध को सिंथेटिक दूध में ये प्रयोग किया जाता है। क्या होता है, इसके वसा कणों की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदल दिए जाते हैं। एक रूपण क्या है, एक रूपण प्रक्रिया द्वारा दूध की क्रीम में उपस्थित वसा कणों को सूक्ष्म आकार में परिवर्तित किया जाता है, जिससे वह दूध जो है दूध में समान रूप से वितरित रह सके। और इस प्रक्रिया के द्वारा वसा की क्रीम इकट्ठी होकर ऊपरी सतह पर नहीं आती है और दूध का गाढ़ापन जो है वह प्रकृति जो है एक रूप बनी हुई रहती है। तो वो क्रिया कौन सी है, एक रूपण।
ठीक है, वो एक रूपण की क्रिया याद रखिएगा। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कमेंट किया कीजिए सभी आंसर, अपना अपना आंसर जो है कमेंट करके बताया कीजिए और प्रश्न का नंबर लिखा कीजिए। जैसे प्रश्न क्रमांक 15 है ए, ठीक है, या ऑप्शन बी, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नंबर लिखिए, ऑप्शन सी ऐसे लिखते जाइए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 15 है, खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है क्यों? ऑप्शन ए कार्बोनिक अम्ल के कारण, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल के कारण, ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल के कारण, या ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल के कारण। प्रश्न सरल है, बिल्कुल आंसर आप कमेंट करके दीजिए, क्या होगा इसका सही उत्तर। अगर आपको याद होगा कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो ये बिल्कुल जो है आपका सही आंसर दे सकते हैं। सही आंसर होगा इसका लैक्टिक अम्ल। याद रखिएगा, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है जिसके कारण कुछ खुले में अगर उसको कुछ देर छोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है। ताजे दूध को वायु में खुला रखने से यह अनेक रोगजनक एवं अविकारी सूक्ष्मजीवों से संदूषित हो जाता है। अनेक अविकारी जीवाणु दूध की शर्करा लैक्टोज को किसमें बदल देता है, लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है, जो दूध के खट्टेपन का कारण होता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, लैक्टिक अम्ल। चलिए देखते हैं जल्दी से अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 16 है हमारा, खट्टे दूध को उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल, ब्यूटारिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल? जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए, क्या होगा। सरल है, अभी मैंने बताया थोड़ा देर पहले, खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है, उसमें लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, याद रखिएगा, लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है जिसके कारण उसमें खट्टापन होता है। ताजे दूध को क्या कर देते हैं, अगर वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो यह क्या हो जाता है, उसमें लैक्टिक शर्करा लैक्टोज को किसमें बदल देता है, जो जीवाणु होते हैं वो लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं, जो कि दूध के खट्टे होने का कारण होता है। चलिए देखते हैं जल्दी से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 17, निम्न में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है? एसिटिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल? अपना उत्तर जो है कमेंट करके दीजिए, क्या होगा सही आंसर। सरल है, दूध के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने दूध में देखा एक ही अम्ल देखा था, कौन सा अम्ल जो है, लैक्टिक अम्ल। तो इसका भी आंसर जो है दूध से दही बनने के दौरान जो है कौन सा अम्ल बनता है, लैक्टिक अम्ल, इसका सही आंसर होगा। देखिए, दूध से दही जो है एक निश्चित तापमान पर बनता है और वो उचित तापमान कौन सा है, 30 डिग्री सेल्सियस पर। लगभग कितने घंटे, 12 घंटे में स्ट्रेप्टोकोकस एवं लैक्टोबैसिलस सूक्ष्मजीवों द्वारा दूध की शर्करा लैक्टोज को किसमें बदल दिया जाता है, लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर दिया जाता है। जो जीवाणु है वो भी इंपॉर्टेंट है, लैक्टोबैसिलस आपने सुना होगा, दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, ये दोनों बैक्टीरिया जो है दूध से दही बनने के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। कितने डिग्री अगर पूछा जाए तो सामान्य ताप होता है उसका 30 डिग्री सेल्सियस। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18, प्राचीन काल से दही जमाने की प्रक्रिया में निम्न जीवाणु की आवश्यकता होती थी। सॉरी निम्न जीव, अच्छा सॉरी, प्रश्न क्रमांक 18 क्या है, प्राचीन काल से दही जमाने की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती थी, जीवाणु की, विषाणु की, कवक की या प्रोटोजोआ की? जल्दी से आंसर इसका कमेंट करके दीजिए, वो कौन सा जीव है जो आपका दही जमाने की प्रक्रिया में काम आती है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, जीव पूछा गया है तो जीव याद रखिएगा, दो जीवाणु मैंने बताया था बैक्टीरिया, कौन सा, लैक्टोबैसिलस और पहला स्ट्रेप्टोकोकस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। दूध से दही जो कितने तापमान पर, 30 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 12 घंटे रखने पर कौन से बैक्टीरिया जो है, स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है दूध की शर्करा लैक्टोज को किसमें बदल देते हैं, लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं, जिसके कारण दूध जो है खट्टा हो जाता है और वो दही में परिवर्तित हो जाता है। चलिए
जल्दी से देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 है, लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? मेंथॉल, यूजेनॉल, मिथेनॉल या बेंजीहाइड? जल्दी से आंसर इसका कमेंट करके दीजिए। और आपको प्रश्न का लेवल कठिन लग रहा होगा वो भी बताइएगा कि कितना कठिन लगता है या कितना सरल है। क्या आपसे सारे प्रश्न बन जा रहे हैं या नहीं बन जा रहे हैं? जो पढ़ा रहे हैं वो कैसा लगता है वो भी जरूर कमेंट करके बताया कीजिए। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर जो है, प्रमुख घटक कौन सा है लौंग के तेल का? तो नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। लौंग का तेल यूजेनॉल जो है उसका प्रमुख घटक होता है। और यूजेनॉल क्या होता है? लौंग के तेल का प्रमुख घटक होता है। यह एक क्या है? प्राकृतिक दर्द निवारक और एंटीसेप्टिक है। कौन सा? यूजेनॉल। इसका उपयोग दांतों के दर्द को दूर करने में बखूबी रूप से किया जाता है। जिसके भी दांत में दर्द हुआ होगा उसको पता होगा कि उसको सबसे पहले सलाह दी जाती है कि लौंग का तेल लगाया जाए। और लौंग के तेल में जो होता है यूजेनॉल पाया जाता है जो कि दांतों के दर्द को दूर करता है। लौंग के तेल का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, साबुन तथा टूथपेस्ट निर्माण में भी किया जाता है। और मेडागास्कर तथा इंडोनेशिया मुख्य लौंग तेल उत्पादक देश है। कौन कौन सा? मेडागास्कर और इंडोनेशिया। तो मुख्यतः अगर सबसे इंपॉर्टेंट अगर इसका प्रयोग देखा जाए तो लौंग का तेल का एंटीसेप्टिक और दर्द निवारक के रूप में उपयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5 सेकंड से ज्यादा समय मत लिया कीजिए आंसर देने में। अगर नहीं बन रहा है तो उसको आप दोबारा पढ़िए और जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। क्वेश्चन जरूर लगाइए, बिना क्वेश्चन लगाए आपको पता नहीं चल पाएगा कि आप सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। इसलिए जो भी आंसर है आप बिल्कुल कमेंट किया कीजिए। प्रश्न क्रमांक 20, जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? आम, पपीता, अमरूद या कैद? अपना उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। बचपन में रहते थे तो जेली खाने का बड़ा शौक होता था सभी को। ठीक है, पान में जो जेली रहता है ना उसी के बारे में। तो वो जेली किससे बनता था आपका याद रखिएगा, पपीता से बनता था। ठीक है, जेली जो है पपीता से बनता था। पपीते में पपाइन नामक जो है तत्व पाया जाता है जो जेलेटिन को सेट नहीं होने देता है। अतः यह जेली बनाने में क्या होता है? प्रयुक्त करने हेतु श्रेष्ठ फल नहीं है। आम और कैद जो है में पेक्टिन की उपस्थिति क्रमशः कच्चे और पूर्णतः परिपक्व होने पर निर्भर करती है, जबकि अमरूद में पेक्टिन की उपस्थिति के ये शर्त अनिवार्य नहीं है। अमरूद जो है जेली बनाने के लिए उपयुक्त फल है। देखिए अमरूद, आंसर उसका अमरूद होगा। सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, पपीता नहीं होगा, आंसर उसका जो है अमरूद होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। प्राय इसका सभी आंसर मैं भी भूल गया था, है ना, शायद इस वजह से होगा कि पपीता जो है वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जेलेटिन सेट होने नहीं देता है। कौन सा? पपीता में पपाइन नामक जो तत्व पाया जाता है वो जेलेटिन को सेट नहीं कर पाता है, इसीलिए उसकी जगह पर अमरूद, ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? अमरूद में अमरूद सी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अमरूद प्रयोग किया जाता है जेली बनाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 21 है, कार्बनिक खाद्य हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे रुचिकर स्वाद हेतु रसायन पर निर्भर होते हैं। ऑप्शन बी, खरीदने में महंगे होते हैं। ऑप्शन सी, पर्यावरणीय प्रदूषकों से मुक्त रखे जाने हेतु ग्लास हाउस में उगाए जाते हैं। ऑप्शन डी, बिना कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उपयोग किए उगाए जाते हैं। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? कमेंट करके दीजिए बिल्कुल। ज्यादा समय नहीं लेंगे, है ना, जल्दी जल्दी आंसर दिया कीजिए। कार्बनिक खाद्य हमारे लिए बेहतर उपयोग क्यों माने जाते हैं? क्योंकि वो बिना कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उपयोग के उगाए जाते हैं। कृत्रिम खाद अर्थात ह्यूमस जो होता है आपका उसी से बनता है कार्बनिक खाद्य। ठीक है, कार्बनिक खाद्य हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाए जाते हैं। ठीक है, उसमें किसी प्रकार का रासायनिक पदार्थ नहीं मिला रहता है, इसीलिए कार्बनिक खाद्य जो होता है वो अत्यधिक खाने में उपयुक्त होता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में
प्रयोग होता है? वनस्पति तेल, मोबिल तेल, किरासन तेल या कटिंग तेल? अपना उत्तर जो है कमेंट करके दीजिए, क्या होगा इसका सही आंसर? 5 सेकंड से ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि बहुत लेट होगा। अगर जल्दी जल्दी आंसर नहीं करेंगे तो आपको बहुत लेट से जो है आपका सेशन बढ़ते जाएगा, आपको बोर लगने लगेगा। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी आंसर बता देता हूँ, ठीक है? क्या होगा इसका सही आंसर जो है, नोट डाउन कर लीजिए। वनस्पति तेल जो होता है वो साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है। साबुनीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है? वनस्पति तेल या इसे वसा एवं कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश के जलीय विलयन को गर्म करके रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? साबुन का निर्माण किया जाता है। उसमें क्या मुक्त होता है? ग्लिसरॉल मुक्त होता है। देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि साबुनीकरण की प्रक्रिया में जब वनस्पति तेल या वसा कास्टिक सोडा का जलीय विलयन को गर्म किया जाता है तो रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा साबुन निर्माण किया जाता है। उसके अलावा उसमें कौन सी जो है पदार्थ मुक्त होती है या कौन सा रसायन मुक्त होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा ग्लिसरॉल। घुमा घुमा के भी इसको पूछ सकता है, ठीक है? तो ऐसे पढ़िए कि एक बार उस टॉपिक को पढ़ लिए हैं तो दोबारा पढ़ने की जरूरत ना हो। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 देखते हैं जल्दी से। साबुन ग्रीस को हटाता है स्कंदन द्वारा, अधिशोषण द्वारा, पायसीकरण द्वारा या परासरण द्वारा? जल्दी से आंसर इसका दीजिए, क्या होगा? प्रक्रिया तो आपको याद होनी चाहिए। ग्रीस को हटाता है कौन? साबुन जो है उसमें स्कंदन, ये प्रक्रिया इनमें से कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या है? पायसीकरण की प्रक्रिया जो होती है वो साबुन में ग्रीस को हटाता है। देखिए पायसीकरण की प्रक्रिया क्या है? पायसीकरण जो है सामान्य ध्रुवीय समूहों युक्त लंबी श्रृंखला वाले जो है यौगिक होते हैं। उदाहरणतः साबुन जो है सोडियम और पोटेशियम के वसीय लवण होते हैं। और साबुन के अणु के दो भाग होते हैं, सोडियम पोटेशियम के वसीय लवण अर्थात जो है लंबी श्रृंखला होते हैं, एक चैन श्रृंखला बनती है। आप साबुन का फॉर्मूला देखेंगे तो उसमें सोडियम और पोटेशियम के जो है वसीय लवण होंगे और उसका फॉर्मूला जो होगा बहुत लंबा होता है, ठीक है? देखिए इसलिए उससे लंबी श्रृंखला एक होती है। और साबुन के अणु के दो भाग होते हैं। पहला क्या है? लंबी हाइड्रोकार्बन शाखा जिसमें C17H35 जो कि वसा में घुलनशील है, तथा जल में विलय ध्रुवीय भाग जैसे कि ये जो है COONA, सोडियम या तो सोडियम होगा Na सोडियम या पोटेशियम जो होगा उसके वसीय लवण को COO। कार्बोक्सिल समूह में क्या होता है आपका? COOH होता है। यहाँ पर अगर हाइड्रोजन को हटाकर COO आपका सोडियम रहेगा, ठीक है, या पोटेशियम का यूज कर लिया जाएगा। चलिए पायसीकरण के दौरान क्या होता है? साबुन का अध्रुवीय एल्की समूह कौन सा है? C17H35 तेल या ग्रीस को घोल लेता है और ध्रुवीय समूह जो होता है, ध्रुवीय समूह को जल में घुल जाता है। जब इसे ठीक प्रकार रगड़ा जाता है तो ग्रीस छोटी छोटी बूंदों के रूप में जल में निलंबित हो जाती है और जल के बहाव में सरलता से वो क्या हो जाती है? बह जाती है। ऐड देखा होगा आपने साबुन का, तो उसमें आपको दिख जाएगा कि वो कैसे काम करता है। आपको ऐसे साबुन के जो लवण होते हैं वो जो होता है दाग धब्बे को खींचते हैं अपनी तरफ और बाहर करके उसको निकाल देते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 24 है, अपमार्जक डिटर्जेंट क्या है? साबुन, औषधि, उत्प्रेरक या शोधन अभिकर्ता? जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए, क्या होगा? अपमार्जक डिटर्जेंट। चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, 5 सेकंड से ज्यादा समय का नहीं लेना है आपको आंसर देने में। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? शोधन अभिकर्ता होता है एक अपमार्जक डिटर्जेंट जो है। शोधन अभिकर्ता मतलब शुद्ध करने के अशुद्धियों को हटाने का काम करता है। अपमार्जक साबुन से थोड़ा भिन्न सफाई करने वाला पदार्थ है। साबुन और अपमार्जक एक नहीं होते हैं, याद रखिए। डिटर्जेंट ये कठोर जल से कपड़ा धोने के काम आता है। वो जो आपका साबुन जो है आपका मृदु जल में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन डिटर्जेंट का प्रयोग जो होता है कठोर जल से कपड़ा धोने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयन के साथ कोई अविलेय अवक्षेप नहीं बनाते हैं। यही कारण है कि ये कठोर जल के साथ अधिक झाग देते हैं तथा मैले कपड़ों से सरलता पूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देते हैं। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव घटा देते हैं
जिससे जो उसमें डूबे हुए कपड़े हैं वो शुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिटर्जेंट की अभिक्रिया है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। साबुन में जो एल्किल समूह C17H35 जो बोला था वो याद रखिएगा। उसके अलावा उसमें सोडियम और किसका, पोटेशियम का जो आपका कार्बोक्सिलिक समूह COO ये आपका यूज किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, विलय होता है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 25। कथन और कारण दिया गया है। कथन, अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलता पूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देता है, जिसका कारण दिया गया है अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। कूट में से आंसर देना है। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है आपका ए सही है परंतु आर गलत है, और डी है आपका ए गलत है परंतु आर सही है। जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए, क्या होगा इसका सही आंसर। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया है, अगर आप डिटेल पढ़े होंगे उसको अच्छे से तो ये बिल्कुल आपसे बन जाएगा। अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलता पूर्वक तेल एवं गर्द को निकाल देते हैं, बिल्कुल सही है। कथन ये जो है बिल्कुल सही है। उसका कारण क्या है, अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं, बढ़ाते नहीं है, ये आपका घटा देते हैं। पृष्ठ तनाव को, जल का जो पृष्ठ तनाव उसको घटा देते हैं, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। अपमार्जक साबुन से थोड़ा भिन्न होते हैं, वही डिटेल है जो मैंने अभी बताया कि अपमार्जक का प्रयोग जो होता है कठोर जल में जो है गंदगी जो कपड़े को धोने के काम आती है। जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 26 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है और कारण। कथन ये है, कृत्रिम प्रक्षालन कठोर जल में अत्यधिक झाग बना सकते हैं। कारण इसका दिया गया है, कृत्रिम प्रक्षालन कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण बनाते हैं। कूट में चुनना है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है आपका ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है आपका ए सही है परंतु आर गलत है, और डी है ए गलत है परंतु आर सही है। अपना उत्तर जो है कमेंट करके दीजिए, क्या होगा सही आंसर। कृत्रिम प्रक्षालन मतलब वही जो आपका वॉशिंग मशीन की अभिक्रिया है या कपड़ा धोने की प्रक्रिया है। प्रक्षालन अर्थात धोना। तो देखिए, कठोर जल में अत्यधिक झाग देता है। ठीक है, कृत्रिम प्रक्षालन में किसका प्रयोग किया जाता है, आपका डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है, और डिटर्जेंट हमने पढ़ा कि कठोर जल में अत्यधिक झाग बना सकते हैं। तो कथन है तो बिल्कुल सही है। कारण देख लेते हैं। कृत्रिम प्रक्षालन जो है कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण बनाते हैं। कठोर जल में क्या उपस्थित होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं, जिसके कारण वो जो होता है कठोर जल होता है। और कृत्रिम प्रक्षालन की प्रक्रिया में इन दोनों जो लवण होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, वो घुलनशील उनको बना देते हैं और उसको अलग कर देते हैं, जिससे कपड़ा जो होता है आपका साफ हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए, अपमार्जक के बारे में कृत्रिम प्रक्षालन में वही जो डिटेल है। अगला प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से। प्रश्न क्रमांक 27। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं कि पहला है चूर्ण शुष्क रहे, दूसरा चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे। इन कथनों में से कौन सा कथन सही है या है। ऑप्शन ए केवल एक, केवल दो, दोनों एक और तथा दो, या दोनों में से कोई नहीं। जल्दी से इसको उत्तर आप जो है कमेंट करके दीजिए। बड़े प्रश्न में कथन, दो कथन दिए, उनको बस कथन विचार कीजिए, आपको बन जाएगा सही है कि गलत है। जल्दी जल्दी आंसर दिया कीजिए, क्या होगा देखते हैं कि कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट क्यों मिश्रित किए जाते हैं। चूर्ण शुष्क रहे, बिल्कुल सही है। उसको आप गीला करेंगे तो आपका खराब हो जाएगा, इसलिए शुष्क रहे इसलिए मिलाया जाता है। और दूसरा चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे, तो देखिए उसमें क्या मिला जाता है, पोटेशियम और कैल्शियम के लवण होते हैं, और चूर्ण की क्षारीयता बनाने के लिए उसके उपयोगिता बहुत जरूरी है, इसलिए उसमें क्या मिलाया जाता है, सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट मिश्रित किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन
दोनों जो है आपका सही है। कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में क्या होता है, सोडियम सल्फेट मिलाने से क्षारकता बढ़ जाती है तथा सोडियम सिलिकेट मिलाने से चूर्ण क्या हो जाता है, क्रिस्टलीय हो जाता है, जिसके वह क्या रहता है, हमेशा सूखा या शुष्क रहता है। ठीक है, तो ये आपका जो है आज का सेशन ही देखते हैं। इतने प्रश्न हमने किए, और भी अगर इंपॉर्टेंट छूट गया होगा तो उसको बता देंगे। लेकिन देखिए फलों का जो है औषधि से संबंधित और जो साबुन, अपमार्जक, डिटर्जेंट जो है वो दोनों जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनका फॉर्मूला याद रखिए, कौन कौन सा उसमें कठोर जल, मृदु जल। कठोर जल, मृदु जल के बारे में तो आप सभी पढ़े होंगे, किस कारण से वो कठोर होते हैं और मृदु होते हैं, ये भी जरूर पढ़िए। ठीक है, वो डिटेल में आपको बता दिया जाएगा। चलिए, कठोर जल, मृदु जल से भी अगर लगेगा प्रश्न कराना है तो उससे भी करा देंगे, और कुछ भी टॉपिक छूटेगा तो वो करा दिया जाएगा। ठीक है, ज़्यादा मत विचार कीजिए, सभी टॉपिक जो है कवर होगा। इसके बाद आपका बायोलॉजी का भी शुरू हो जाएगा, है ना। ठीक है, कमेंट जरूर किया कीजिए, कमेंट में आप बताएंगे कि आप सही आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। अगर कुछ प्रश्न सेशन कैसा लगता है वो भी बताइए, प्रश्न अगर कुछ और इम्पोर्टेंट जो लगता है वो भी आप कमेंट करके बोल सकते हैं। कुछ टॉपिक जो लग रहा होगा आपका इम्पोर्टेंट वो भी आप जरूर बताइए। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।